Hello to everyone and welcome to Classes by Vijayata. Our today's topic is brand positioning. Brand positioning, brand equity build करने के लिए it is one of the most important step. आप brand equity तब तक build नहीं कर सकते जब तक आपने brand को position नहीं करा अपने consumer के mind में. तो that we all know marketing के classes में हम सब ने देखा है कि positioning क्या चीज होती है. तो positioning क्या चीज है और positioning हम कैसे करते हैं, क्या टारगेट मार्केट होता है, क्योंकि मार्केटिंग में हम सबने पढ़ रखा है पहले से कि पोजिशनिंग थर्ड स्टेप है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, उसके बाद पोजिशनिंग, एसटीपी हम कहते हैं. तो पोजिशनिंग से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग करें पहले. बिना सेगमेंटेशन बिना टारगेटिंग के आप बिना ब्रांड पोजिशनिंग नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रांड पोजिशनिंग के बारे में, टारगेट मार्केट के बारे में, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में, कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, और साथ ही पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे क्रिएट की जाती है, क्या होता है पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो व्हाट इज पोजिशनिंग? पोजिशनिंग इज बेसिकली व्हाट यू डू टू द माइंड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट. आप अपने कंज्यूमर के दिमाग के साथ जो भी करते हैं, जिस भी तरह का गेम खेल रहे हैं, मार्केटिंग का अल्टीमेट गेम है पोजिशनिंग. आप अपनी जो पूरी मेहनत है वो सब कुछ मार्केटिंग का, वो कंप्लीट मेहनत आपके ब्रांड पोजीशनिंग में ही निकल के आ सकता है कि आपने एक्चुअली में आपने क्या प्लान किया और क्या लोकेशन आपने अपने कंज्यूमर के दिमाग में अपनी बनाई है. सो ब्रांड पोजीशनिंग इज एट द हार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी and it is the act of designing the company's offer and image so that it occupies a distinct valued place in the target market. आपका जो भी टारगेट कंज्यूमर है उसके दिमाग में आपके ऑफरिंग के, आपके कंपनी की जो ऑफरिंग है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में, साथ में आपकी इमेज के बारे में, जो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिस तरह का भी परसेप्शन है, जिस तरह की भी सोच, जो भी एक अलग पोजीशन आप अपने कस्टमर के दिमाग में बना पाए हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज. और पोजिशनिंग इज मेनली फाइंडिंग अ प्रॉपर लोकेशन इन द माइंड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए कंज्यूमर or market segment so that they think about a product or service in the right or desired way to maximize potential benefit to the firm. Positioning basically, जब भी आप पोजिशनिंग के बारे में बात करेंगे तो पोजिशनिंग हम कंप्लीटली कंज्यूमर के दिमाग में करते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर के दिमाग में हम सेट करते हैं, वो लोकेशन कैसे उसके दिमाग में फाइंड करते हैं. दैट इज पोजिशनिंग, दैट इज द आर्ट ऑफ पोजिशनिंग. और यहाँ पे जो एक अलाइक माइंडेड कंज्यूमर्स, जिसको कि हम टारगेट मार्केट कहते हैं, उस टारगेट मार्केट में हमारी वो राइट इमेज जो हम फॉर्म करना चाहते हैं, वही इमेज उसके दिमाग में फॉर्म हो तो उसको हम राइट पोजिशनिंग कहते हैं या डिजायर्ड पोजिशनिंग कहते हैं. सो ब्रांड पोजिशनिंग बेसिकली कंपनी के ऑफरिंग का, इमेजेस का, जो इमेज वो फॉर्म करना चाहती है, वो डिस्टिंक्ट प्लेस बनाना चाहती है, जिसकी ब्रांड इक्विटी में हम बात करते हैं कि वो डिफरेंशियल वैल्यू, वो इमेज जिसकी वजह से कस्टमर हमें ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाता है, ये तभी होगा जब हमने प्रॉपर ब्रांड पोजिशनिंग की है. तो ब्रांड पोजिशनिंग जब भी आप कर रहे होते हैं तो वहां पे चार चीजें करना प्रिलिमिनरी है. ये चार चीजें जो मैं मेंशन करने वाली हूँ, ये करना सबसे पहले जरूरी है, तभी आप पोजिशनिंग कर सकते हैं. इस पोजिशनिंग को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मार्केटर. वी आस्क 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आवर टारगेट कंज्यूमर. हम किसके लिए कंज्यूमर, किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कौन है हमारा टारगेट कंज्यूमर. सेकेंड क्वेश्चन, हु आर द मेन कॉम्पिटिटर्स. हम किससे compete करने वाले हैं, कौन हमारा मेन कॉम्पिटिटर है. थर्ड इज हाउ द ब्रांड इज सिमिलर टू दीज कॉम्पिटिटर्स. हमारा जो कॉम्पिटिशन है हम उससे कैसे सिमिलर है. एंड हाउ द ब्रांड इज डिफरेंट फ्रॉम देम. तो जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो उसको हम पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं, और जब भी हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहते हैं. और जब हम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. तो इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ पैरिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हाउ पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस established during brand positioning, what is the competitive frame of reference, और what is frame of reference for brand positioning. ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं.
So let's start with the first question, that is your target market. Target market क्या होता है? Target market is a set of buyers sharing common needs or characteristics the company decides to serve. ऐसे ग्रुप ऑफ अलाइक पीपल, मतलब एक जैसे लोग जिनकी की जरूरतें एक जैसी हो, एक जैसे मतलब जिनकी जरूरतें एक जैसी, जिनकी जो नीड हो वो कॉमन हो, और उस कॉमन नीड को कंपनी तय करता है कि उसके उस नीड को हम फुलफिल करना चाहते हैं। मतलब स्किन केयर रेंज में ऐसे लोग जिनको की पिंपल है, तो दैट इज आवर टारगेट मार्केट। या फिर अगर आप बात करें ऐसे लोग जिनको की रेगुलर रेगुलर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो एक कॉमन ग्रुप है जिसको कि वो एक पर्टिकुलर दवाई या एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा टारगेट मार्केट हो जाता है। तो टारगेट मार्केट के बहुत सारे, टारगेट मार्केट चूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें मेरा एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में डाल रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। मार्केट सेगमेंटेशन, बिना टारगेटिंग के हम मार्केट सेगमेंटेशन नहीं कर सकते। जब भी हम टारगेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि यू कैन नॉट बॉयल द एंटायर ओशन, तो आप कंप्लीट मार्केट, पूरा दुनिया आपका पोटेंशियल मार्केट नहीं हो सकता। आपके पोटेंशियल मार्केट को, आप जो ये पूरे मार्केट को अगर आप डिस्टिंक्ट ग्रुप में, होमोजेनस कंज्यूमर ग्रुप में डिवाइड करते हैं विथ पीपल हैविंग सिमिलर नीड्स और पीपल हैविंग सेम टाइप ऑफ डिमांड्स, उसको आप सिमिलर कैटेगरी ऑफ पीपल, सिमिलर कैटेगरी ऑफ नीड्स को एक साथ मिलाकर अगर आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे चंक्स, ये सारे चंक्स को जब ये पूरे मार्केट को हम डिवाइड करके इन छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन का बहुत सारा तरीका हो सकता है, और सेगमेंटेशन मेनली कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पर हम करते हैं। तो सेगमेंटेशन के जो बेसिस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, आप देखिए। आप डेमोग्राफिक यूज कर सकते हैं, सेगमेंट कंज्यूमर सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो आप डेमोग्राफिक यूज कर सकते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर आप जोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेगमेंटेशन का डिटेल्ड वीडियो है, आप इसमें बहुत टाइम लगेगा तो मैं इसमें डीप में नहीं जा रही हूँ, मार्केटिंग में सबने पढ़ रखा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा, ब्रशअप करना है, तो वीडियो का लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे अगर आप B2B सेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो B2B सेगमेंटेशन में नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे, बाइंग कंडीशन के बेसिस पे और डेमोग्राफिक कंडीशंस के बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि हमारा परचेज लोकेशन कहाँ है, कौन प्रोडक्ट को खरीद रहा है, किस टाइप की बाइंग है, MSME है, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज कंपनी है, MNC है, किस तरह का बिजनेस है, उसके हिसाब से हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये सेगमेंटेशन के बेसिस है। वंस यू आर डन विथ योर सेगमेंटेशन, उसके बाद आप चूज करते हैं कि सेगमेंट, कौन से सेगमेंट को हम चूज करेंगे। तो एक इफेक्टिव सेगमेंट को चूज करने के लिए जो हमारा टारगेट मार्केट होगा, उसके लिए ये 4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव होने के लिए। पहला कि वो आइडेंटिफाइबल हो। कैन वी इजिली आइडेंटिफाई द सेगमेंट, मतलब इजिली आइडेंटिफाई मतलब लोगों के पास ये जो नीड जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ये डिस्टिंक्ट है, अलग है, और ये यूनिक है अगर, तो वो हमारा एक अलग टारगेट मार्केट हो सकता है। जैसे आपको बताया कि स्किन केयर में पीपल हैविंग पिंपल्स इज अ कंप्लीट डिफरेंट सेगमेंट। या फिर ऐसे लोग जिनका कि आप समझ लीजिए जिनके नीज में पेन होता है, तो अगर आप नी कैप, तो ऐसे वही लोग नी कैप पहनेंगे जिनको की नीज में पेन होता है। तो ये क्या, ये सेगमेंट आइडेंटिफाइबल है, ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या, साइज आइडेंटिफाई कब करेंगे, जब आप उसकी साइज को जान पाएंगे कि साइज कितना बड़ा मार्केट पोटेंशियल है, कितने सारे लोग हैं जिनको नीज का प्रॉब्लम है, या फिर कितने सारे लोग हैं जिनको पिंपल का प्रॉब्लम है। क्या ये मार्केट इतना सफिशिएंट है कि उसके लिए हम अलग एक टारगेट बनाए, एक अलग टारगेट ग्रुप बनाए उसको। तो आइडेंटिफाइबल हो, साइज एडिक्वेट है कि नहीं, ये चेक करते हैं। उसके बाद ये मार्केट हमारे लिए एक्सेसिबल है कि नहीं, आर स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स एंड कम्युनिकेशन मीडिया अवेलेबल टू रीच दिस सेगमेंट। क्या उस सेगमेंट तक हम पहुंच सकते हैं, क्या हमारी पहुंच होगी वहां तक, ये भी एक सवाल है जब आप सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो सेगमेंटेशन के बेसिस में एक्सेसिबल होना, साइज का
पोटेंशियल एक एडिक्वेट साइज होना, आइडेंटिफाइड सेगमेंट होना, और साथ साथ वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मतलब आप अगर कुछ लेकर आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए, मान लीजिए आप कुछ नीश मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ टेलर मेड मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या वो सेगमेंट आपके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा, क्या वो फेवरेबली रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसा कुछ इंजेक्शन लेके आए जिससे कि नीज का पेन खत्म हो जाता है, तो क्या वो मार्केट, वो जिसकी नीज में पेन रहता है, क्या वो रेडी है वो इंजेक्शन लेने के लिए, या फिर लोग उसको निगेट कर देंगे कि नहीं, इंजेक्शन लेने से और खराब हो जाएगा, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं, एक्सेसिबल है या नहीं, एडिक्वेट साइज है या नहीं, आइडेंटिफाइबल है कि नहीं, इन चार सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए हाँ में। तभी जाकर के आप एक इफेक्टिव सेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप सेगमेंटेशन करने के बाद आप टारगेटिंग कर सकते हैं। टारगेटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, आप मार्केट स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, आप सिंगल कैटेगरी में जा सकते हैं, आप मास मार्केटिंग में जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। यू कैन check the detailed video on segmentation and targeting. Now what we do next is, जो सेकंड दूसरा सवाल था कि हमारा कंपटीशन कौन है। ब्रांड पोजिशनिंग में पहला तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट मार्केट ढूंढना है। दूसरा, इस टारगेट मार्केट में और कौन कौन है, क्या हम ही अकेले हैं या फिर और भी लोग होंगे। तो आज का मार्केट ऐसा है कि हम ही अकेले हो, वैसा सिचुएशन होना कम थोड़ा मुश्किल है। तो वैसे में आपके पास कंपटीशन होंगे। तो किस तरह का कंपटीशन, आपका डायरेक्ट कंपटीशन कैसा है, आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन कैसा है, एंड व्हाट आर द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। डायरेक्टली आपको किसके साथ compete करना है, इनडायरेक्टली कौन आपके साथ compete कर रहा है, और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है। इसके हिसाब से भी आप नेचर ऑफ कंपटीशन आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कैमरा कैमरा मेकिंग कंपनी है, जैसे कोडाक हो गया या निकॉन हो गया, तो आप कैमरा बनाते हैं, तो हो सकता है कोडाक का डायरेक्ट कंपटीशन निकॉन है। ठीक है। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स ऐसे आपके कैमरा फोन्स भी हो सकते हैं, जो कि फोन में ही कैमरा इतनी अच्छी एफिशिएंसी होती है उसकी कि वो बहुत अच्छा पिक्सल्स और उसके हिसाब से बहुत अच्छा फोटोज ले सकते हैं। लेकिन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है कि आप मोबाइल फोन में एक और फीचर है, एक और फीचर क्या है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां पे रॉ फाइल कन्वर्ट करो, जैसे कैमरा में क्या होता है कि जो पिक्चर्स होते हैं वो रॉ फाइल में होते हैं, वो फिर उसको उसको कंप्रेस करो, एडिट करो, तब जाकर के वो प्रेजेंटेबल हो पाते हैं। जबकि अगर आप अपने फोन से फोटो लेते हैं तो कोई आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो एक डायरेक्ट कंपटीशन में आप निकॉन के साथ कर रहे हैं, तो कोई निकॉन जो खरीद रहा है या फिर कोडैक खरीद रहा है या कैनन खरीद रहा है, तीनों केस में बंदे को ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी कैमरा हैंडल करने की। वो डायरेक्ट कंपटीशन है। ठीक है। तो अगर आप में से इसमें से कोई है जो इजी हो सकता है, या लेंस में आपको compete करना होगा, आप पिक्सल्स में compete कर सकते हैं, आप कितना जूम हो सकता है उस बेसिस पे compete कर सकते हैं, वो सारी चीजें डायरेक्ट कंपटीशन का पार्ट होगी। इनडायरेक्टली जो कैमरा फोन्स आपके साथ compete कर रहे हैं पिक्सल कैटेगरी में, आप वहां पे compete कर सकते हैं। लेकिन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आपके पास सोशल मीडिया तो नहीं है, कैमरा में सोशल मीडिया तो चलता नहीं, तो आप उसको तुरंत ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको तुरंत अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है। जो कि फोन में भाई हम लेह लद्दाख गए, तुरंत फोन में फोटो खींचो और पूरी दुनिया को बता दिए कि भाई हम तो लेह लद्दाख आए हैं। लेकिन कैमरा के साथ क्या है कि आप कैमरा की फोटो लेकर के ही, मतलब कैमरा आप लेके गए हैं, इसी का फोटो लगा के आप लेह लद्दाख गए हैं, ये भी डालना पड़ता है कि आप कैमरा लेके ले गए थे। लेकिन कैमरा से तुरंत फोटो लेकर के आप उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। तो ये अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इस तरह के पॉइंट्स आते हैं जो कि आपको डील करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन हो गया जब आप ब्रांड पोजिशनिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद थर्ड थिंग है, आपको आइडेंटिफाई करना है पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, क्योंकि ये ढूंढना ज्यादा इजी है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस एसोसिएशंस आर फॉर्मली डिफाइंड एज attributes or benefits that consumers strongly associate with a brand, positively evaluate, and believe that they could not find the same extent with a competitive brand. यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं। जब पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात होती है तो ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे बेनिफिट जो आप ही का ब्रांड है, जो कंज्यूमर को दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता।
ऐसा कंज्यूमर सोचता है कि जितना आप कर सकते हैं, जितना अच्छा आप दे सकते हैं, या जो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल है वो आपके कंपटीशन में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का कोई डिफरेंस, अगर इस तरह का कोई एसोसिएशन आपने क्रिएट किया है तो उसको हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस एसोसिएशन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए हमें प्रूफ पॉइंट या फिर रीजंस टू बिलीव आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की मैं बात कर रही हूँ, ये बेसिकली प्रूफ पॉइंट्स होते हैं हमारे कि कहाँ हम अपने कंपटीशन से सुपीरियर है। तो ये, और इसको हम कभी कभी रीजंस टू बिलीव या आरटीबीज भी कहते हैं। तो ये कहाँ से कैसे आप क्रिएट करेंगे? तो उसको क्यूरेट करने के लिए आपको फंक्शनल डिजाइन कंसर्न्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ की एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या की इंडोर्समेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे फंक्शनल डिजाइन, एप्पल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फोन्स बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनल डिजाइन, वो उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। की एट्रीब्यूट्स, कुछ खास चीजें जो किसी खास प्रोडक्ट में ही होती हैं। की एट्रीब्यूट्स नाइके इज completely different from other brands just because of the key attributes. उसी तरह से की इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट में अवेलेबल है। जैसे KFC का चिकन इज डिफरेंट फ्रॉम सबवे एंड इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। एंड इंडोर्सर्स कौन है, कौन उसके टेस्टिमनी कर रहा है, कौन कह रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर ये बंदा कह रहा है तो मतलब आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है। एनी ब्रांड यूज बाय रोनाल्डो और एनी ब्रांड यूज बाय से सेलिना गोमेज, वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर आप प्रिंस चार्ल्स या केट विंटन, इनसे अगर आप देखें कि अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो उनकी इंडोर्समेंट ही इतनी उस प्रोडक्ट की या उस ब्रांड की इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके साथ किसी और को कम्पीट करना मुश्किल होता है। तो की इंडोर्समेंट भी ऐसे हो सकता है जो उसकी वजह से आपका आपका जो ब्रांड है वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस एसोसिएशन क्रिएट कर सकता है कस्टमर्स के माइंड में। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस एसोसिएशन क्रिएट करना फिर भी इजी है, लेकिन पॉइंट ऑफ पैरिटी एसोसिएशंस, इसको यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे एक ब्रांड पोजिशनिंग क्रिएट करना, यहीं पे ढूंढना आपको बहुत थोड़ा मुश्किल होता है और यहीं पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि पॉइंट ऑफ पैरिटी अगर आपको आइडेंटिफाइड है तो वहीं से फिर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। सो पॉइंट ऑफ पैरिटी ऑन द अदर हैंड आर नॉट नेसेसरली यूनिक टू अ ब्रांड बट मे इन फैक्ट बी शेयर्ड विद अदर ब्रांड्स। ये आपके पास कुछ यूनिक नहीं होता, जबकि जो कि पॉइंट ऑफ पैरिटी होता है मतलब पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी जो हम में भी हो और अदर ब्रांड में भी है। ठीक है, तो ये इसको हम पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ पैरिटी तीन तरह की होती है। पहला होता है कैटेगरी पीओपी, दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव पीओपी, एंड थर्ड इज कोरिलेशनल पीओपी, दैट इज पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो लेट्स सी व्हाट इज कैटेगरी पीओपी। कैटेगरी पीओपी वैसी चीजों को कहते हैं जो कि रिप्रेजेंट नेसेसरी बट नॉट नेसेसरली सफिशिएंट कंडीशंस को हम कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आपके प्रोडक्ट में या आपके ब्रांड में अगर है तो उसको ऐसा नहीं माना जाता कि इसी के बेसिस पे लोग अपना कंज्यूमर अपनी चॉइसेस बनाएंगे, अपनी ब्रांड चॉइस बनाएंगे। मतलब दे आर नेसेसरी, वो उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी नेसेसरी नहीं है कि उससे ब्रांड चॉइसेस में इफेक्ट पड़ जाए। मतलब ऐसा आपकी ब्रांड में कुछ ऐसी चीजें जो कि एक नॉर्मल एक जेनेरिक प्रोडक्ट लेवल में भी अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक के बारे में बात करें तो बैंक में एडवांसेस और सेविंग्स होना नेसेसरी है। उससे आप एक बैंक को दूसरे बैंक से डिफरेंशिएट नहीं करा सकते। सभी बैंक को एडवांसेस देने हैं, सभी बैंक्स को लोन्स देने हैं, सभी बैंक्स को सेविंग डिपॉजिट रखना है, सभी को रेकरिंग डिपॉजिट रखना है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप ढूंढ पाते हैं कि कहीं से आप अगर सेविंग अकाउंट में उनको ज्यादा इंटरेस्ट दे पा रहे हैं या फिर आप कुछ ज्यादा एडिशनल फीचर्स दे पा रहे हैं, जैसे कि एटीएम से आप विड्रॉ कर रहे हैं तो 4 में तो किसी का भी पैसा नहीं कटता, दैट इज कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी। लेकिन 5वां 6वां 10वां में भी अगर आपके अकाउंट में उसका बंदे का अगर अकाउंट है और उसके बाद वो डिफरेंट एटीएम्स यूज कर रहा है
फिर भी उसका पैसा नहीं कट रहा है, इवन आरबीआई का मैंडेट है, तो आपने कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं, तब वहां पे आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ पैरिटी, कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी में वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि नेसेसरी है, जिनका होना मैंडेटरी है किसी भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो जैसे कि कोई भी उसका जेनेरिक प्रोडक्ट हो तब भी उसमें हो, मतलब बैंक है तो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी, लोन्स, ये सारी चीजें कॉमन है, ये सारी चीजें होंगी होंगी, इसको होना ही पड़ेगा। तो या फिर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, ट्रेवलर चेक्स, ये सब देना ही है आपको, ये जिसको इसको हम कैटेगरी पीओपी कहते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव पीओपी। कॉम्पिटिटिव पीओपी आर दोज एसोसिएशन डिजाइन टू निगेट कॉम्पिटिटर्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसी जगह जहां पे हम, जो हमारा कंपटीशन, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, उसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ना रहने दे करके नेसेसरी की तरफ जो बना दे, उसको हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं। जैसे कि if the brand can break even in those area where the competitors are trying to find an advantage and can achieve its own advantage in some other areas, the brand should be in a strong unbeatable competitive position। ऐसे ऐसी चीजें जिसमें आपको लगता है कि आपका कंपटीशन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेगा। मतलब जैसे आपने इनिशियली देखा होगा कि कोटक बैंक आया है, उसने पहले लिखा कि हम 6% इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स पे। तो 6% इंटरेस्ट दे करके अगर कोटक बैंक ने सोचा कि उसने एक कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग हासिल कर ली या फिर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर लिया, तो वहां पे कोटक बैंक की गलती थी। और क्योंकि 6% इंटरेस्ट ऑन सेविंग देना, कैसे दे रहे हैं आप, तो बाकी बैंक्स ने भी उसको ढूंढ लिया कि अच्छा 6% इंटरेस्ट आप कब दे रहे हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो वो सेम टर्म एंड कंडीशन तो हम भी रख सकते हैं। तो वो क्या हो गया कि कंपटीशन का जो सोचा कंपटीशन ने कि मैंने ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है, वहां पे दूसरे ने, दूसरे बैंकर ने या फिर दूसरे और उसके जो कंपटीशन में लोग थे, उसको एक जेनेरिक कैटेगरी की तरफ लेके चले गए कि नहीं ये तो होना ही है, ठीक है तुम भी दे रहे हो हम भी दे सकते हो। फिर आपने देखा कि ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ने ये इंटरेस्ट परसेंट देना स्टार्ट कर दिया विथ दैट लिमिट, दैट टर्म एंड कंडीशंस। तो इसको हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं। वहीं पे कोरिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी होता है जब कंज्यूमर के दिमाग में कुछ नेगेटिव एसोसिएशंस भी फॉर्म होते हैं। जैसे कि कोई चीज को अगर आप बहुत पॉजिटिवली हाईलाइट कर रहे हैं तो उसके साथ नेगेटिव एसोसिएशन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ब्रांड को कह रहे हैं कि आवर ब्रांड इज वेरी इनएक्सपेंसिव, सबसे सस्ता, ठीक है, तो सस्ता तो कंज्यूमर के दिमाग में तुरंत आ जाता है कि सस्ता है तो क्वालिटी पुअर होगी। तो सस्ता भी है एंड हाईएस्ट क्वालिटी, ये दोनों चीजें आप कह रहे हैं, ये दोनों चीज अपने कंज्यूमर को कन्विंस करना चाहेंगे, तो वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है। और इसको पॉइंट ऑफ पैरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक ब्रांड ये करना चाहता है कि हर एक पॉइंट जहां पे भी कंज्यूमर को थोड़ा दुख हो ना, जैसे कि महंगा है तो हर एक को दुख होता है कि अच्छा कंज्यूमर मेरा चला जाएगा अगर हमने चीजों को बहुत महंगा किया तो, या फिर अगर हमने क्वालिटी रिड्यूस किया तो भी चला जाएगा। तो कोई ब्रांड, इसको इसलिए हम पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। लेकिन कोई भी ब्रांड अगर ये दोनों चीजें एक साथ बता रहे हैं, कोरिलेशनल, यहाँ पे वो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव एसोसिएशन फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए कोरिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है। कोई अगर एक चीज अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो उसका जो निगेशन क्या हो सकता है, उसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, उसके लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो अगर आप इनएक्सपेंसिव कह रहे हैं तो उसके साथ आपको उसकी लॉजिक भी देनी पड़ेगी कि आपने इनएक्सपेंसिव क्यों कहा। या फिर आप कहते हैं ना कोई भी चीज, वो बांगर सीमेंट कहता है महंगा, महंगा है पर इट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, तो वहां बांगर सीमेंट ये कह रहा है कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा है तो हम सस्ते नहीं हो सकते। तो दैट इज कोरिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो इस तरह से तीन तरह के पॉइंट ऑफ पैरिटी क्रिएट होते हैं। तो जब भी आप ब्रांड पोजिशनिंग कर रहे होते हैं, इन चारों फ्रेमवर्क का ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद ही आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। सो वंस वी आर डन विथ ऑल दीज थिंग्स, तभी आप अपना ब्रांड पोजिशनिंग क्रिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मार्केटिंग की टॉपिक्स को ब्रश अप करना है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, वी ऑलरेडी हैव those topic, you can go and have a check on that. So thank you very much and thanks for listening.